सातवें चरण में क्या होगा? सातवें चरण की 8 सीटों पर वोट पड़ने हैं बिहार में। आखिरी चरण में मौसम का मिजाज भले ही तल्ख है, लेकिन सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा? तो हम इन 7वें चरण की 8 सीटों की चर्चा करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 7वें चरण की 8 सीटें हॉट सीटें हैं। पटना जिले की 2-2 सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा पर तो लालू की बेटी ताल ठोक रही हैं। तो पटना से बाहर निकलकर आरा बढ़ेंगे तो वहां पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हैं। बक्सर में हालांकि जो मुकाबला अगर कहा जाए कि नए नए प्रत्याशी हैं, लेकिन काराकाट की तरफ बढ़ेंगे अगर, तो काराकाट में सबसे ज्यादा हॉट है। भले ही मौसम हॉट है, लेकिन वहां प्रत्याशी भी काफी हॉट है। पवन सिंह है और पवन सिंह का जलवा तो खूब दिख रहा है, लेकिन उनके मुकाबले में उपेंद्र कुशवाहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन तमाम समीकरणों को खंगालने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि हम इस खबर में आपको सीटों के बारे में बताएंगे कि सीटों पर क्या हालात हैं, कौन से किसके बीच की लड़ाई चल रही है इन 8 सीटों पर। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पटना और पटना साहिब की ही बात कर लेते हैं। राजधानी से शुरुआत करते हैं और राजधानी के पटना साहिब की बात करते हैं। सबसे पहले तो पटना में मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद पटना साहिब में फिर से एक बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं और हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। रविशंकर प्रसाद जो हैं वो मैदान में हैं और उनके सामने हैं मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत। मीरा कुमार जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री, देश के जो पहले उप प्रधानमंत्री हुए थे, जगजीवन राम की बेटी है मीरा कुमार, उनके बेटे हैं अंशुल अभिजीत। यानी हाई प्रोफाइल सीट पर हाई प्रोफाइल जो है मुकाबला है। रविशंकर प्रसाद जो केंद्र में मंत्री रहे हैं और तेज तर्रार नेता हैं, वैसी स्थिति में उनका मुकाबला अंशुल अभिजीत से है, जिनका सियासी बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है। तो मामला यहाँ आमने सामने का है, दिलचस्प है और जो पिछले नतीजे हैं उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी रहा है, हमेशा से बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, तो इस बार भी वही उम्मीद की जा रही है। लेकिन नतीजे 4 तारीख को आएंगे तो पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, पाटलिपुत्रा की बात कर लेते हैं। पाटलिपुत्रा में क्या होगा? पाटलिपुत्रा में सीधा सीधा मुकाबला है। हालांकि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए जरूर AIMIM ने कैंडिडेट उतार दिया है, लेकिन मुकाबला सीधा सीधा ही है, राम कृपाल यादव बनाम मीसा भारती। जी हाँ, पाटलिपुत्रा की अगर बात करें तो राम कृपाल यादव बनाम मीसा भारती का मुकाबला है। और दिलचस्प मुकाबला इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ आकर राम कृपाल यादव के लिए वोट मांगे। उसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं राम कृपाल यादव के लिए। राम कृपाल यादव भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार फिर मैदान में हैं, हैट्रिक के जुगाड़ में हैं। लेकिन दूसरी तरफ मीसा भारती हैं जो पूरा दमखम दिखा रही हैं। दरअसल मीसा लालू यादव की बेटी हैं, तो वैसे में समझा जा सकता है कि लालू परिवार सीधे सीधे पूरी ताकत झोंक रहा है। लालू यादव खुद मैदान में उतरे और लालू यादव ने तमाम वहाँ के जो बड़े धर्म के, जो मुस्लिम धर्म के जो मौलाना हैं, उनसे मुलाकात की और वहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की। फुलवारी शरीफ के इलाके की हम बात कर रहे हैं, पटना साहिब के इलाके, पाटलिपुत्रा के इलाके में लालू यादव खुद अपनी बेटी मीसा भारती के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, गली गली भी घूम रहे हैं। और उसके अलावा तेजस्वी यादव रोज 2 से 3 रैलियां कर रहे हैं अपनी बहन, बड़ी बहन मीसा भारती के लिए। वैसी स्थिति में जहां लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी मैदान में हैं, वोट मांग रही हैं, और आरजेडी के तमाम छोटे बड़े नेता जो हैं वो लगाए हुए हैं जोर कि मीसा भारती को जिताना है। अगर बात करें दानापुर की, तो दानापुर के विधायक रीतलाल यादव भी ताकत लगा रहे हैं, तो उधर मनेर से भाई वीरेंद्र भी पूरा जोर लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मीसा भारती जो तीसरी बार मैदान में है, 2 बार चुनाव हार गई थी, लेकिन तीसरी बार फिर उतरी है मैदान में,
तो मामला आमने ही सामने का है और दोनों प्रत्याशी वही पुराने हैं, लेकिन नतीजा क्या नया होगा, ये बड़ा सवाल है। तो ये 4 तारीख को हम देखेंगे। आगे बढ़े और बात करते हैं, अब चलते हैं नालंदा की ओर बढ़ते हैं। पटना से नालंदा की ओर बढ़ जाते हैं और नालंदा में क्या होगा। नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है, सीएम नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। वैसे में नालंदा में क्या होगा स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है, लेकिन मुकाबला यहां भी दिलचस्प है। इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं सीपीआई-एमएल यानी माले के जो है कैंडिडेट, वो संदीप सौरभ इस मुकाबले को पूरी तरह दिलचस्प बना रहे हैं, ताकत झोंक रहे हैं। और उनके लिए जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी जोर लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी प्रचार कर रहे हैं। वैसी स्थिति में नालंदा सीट पर क्या होगा ये तो समझा जा सकता है, लेकिन मुकाबला इतना आसान भी नहीं होगा। एनडीए की तरफ से जेडीयू कैंडिडेट कौशलेंद्र कुमार फिर से एक बार मैदान में है। नीतीश कुमार ने उन पर फिर से एक बार भरोसा जताया है और कौशलेंद्र कुमार एक मामूली कार्यकर्ता से सांसद बने थे और अब वो सांसद है फिलहाल वर्तमान के। तो ऐसी स्थिति में नालंदा के नतीजे को भी समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद में बड़ा ही उठापटक मचा हुआ है। हालांकि माना जा रहा है आरजेडी के लिहाज से ये सबसे सेफ सीट है। सुरेंद्र प्रसाद यादव यहां मैदान में उतरे हुए हैं, जहानाबाद से कैंडिडेट हैं आरजेडी के, और उनके मुकाबले में है चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जेडीयू कैंडिडेट हैं, एनडीए के कैंडिडेट हैं जो जोर लगा रहे हैं। चंद्रवंशी जी के बारे में अगर पिछला रिकॉर्ड बताएं तो पिछले चुनाव में वो लटक कर जीत गए थे, यानी महज कुछ हजार वोटों से ही उनकी जीत हुई थी। वैसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो निवर्तमान सांसद है जहानाबाद के, उनका पत्ता साफ कर देंगे सुरेंद्र प्रसाद यादव। हालांकि बीच में कई सारे पेच हैं और मुकाबला को यहां दिलचस्प बना रहे हैं बसपा के अरुण कुमार की चाहत थी कि उन्हें एनडीए कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा जाए और वो चिराग पासवान से उम्मीद पाले हुए थे। हालांकि चिराग पासवान के खाते में ये सीट आई नहीं और उनके हाथ से ये सीट चली गई, तो उन्होंने हाथी की सवारी की अरुण कुमार ने और बसपा के टिकट पर मैदान में है। तो मैदान में मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, लेकिन फायदा सीधा सीधी अगर कहे तो आरजेडी कैंडिडेट सुरेंद्र प्रसाद यादव को होता दिख रहा है और ये आरजेडी के लिहाज से सबसे सेफ सीट मानी जा रही है। नतीजे 4 तारीख को आएंगे, वोट 1 तारीख को डाले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं बक्सर की। बक्सर के बाद सासाराम चलेंगे, आरा चलेंगे, काराकाट की भी बात करेंगे, लेकिन बक्सर की बात करें, बक्सर में क्या हो रहा है। बक्सर में मिथिलेश तिवारी बनाम सुधाकर सिंह की लड़ाई है, लेकिन मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। वहां पर जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, एक नहीं बल्कि अगर 2 कहें, मुकाबले को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय भी बना रहे हैं। जो आईपीएस आनंद मिश्रा हैं, उसके अलावा ददन पहलवान भी है मैदान में। तो मुकाबला त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला सीधा सीधी मिथिलेश तिवारी बनाम सुधाकर सिंह के बीच है। लड़ाई जो है उनके बीच है। मिथिलेश तिवारी हालांकि नए हैं और उन पर बाहरी होने का ठप्पा भी लग रहा है, और सुधाकर सिंह जो है वो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके बेटे हैं सुधाकर सिंह। तो इनकी बीच की लड़ाई बड़ी ही जोरदार है। सुधाकर सिंह खुद को स्थानीय बताते हैं और कहे हैं कि बक्सर का ये दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक यहाँ पर स्थानीय सांसद नहीं बन पाया। वैसी स्थिति में, क्योंकि अश्विनी चौबे भी थे, वो बाहर से आकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वैसी स्थिति में वो बता रहे हैं कि फिर से जो मिथिलेश तिवारी आए हैं वो भी बाहर ही है। तो सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि लड़ाई तो मेरे साथ है ही नहीं, मेरे टक्कर में कोई है ही नहीं, और मामला सीधा सीधी सुधाकर सिंह बनाम मिथिलेश तिवारी की लड़ाई का है। लेकिन आनंद मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, उस मुकाबले को रोचक बना रहे हैं और त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं।
लेकिन इसका नुकसान किसको होगा ये भी समझा जा सकता है। आनंद मिश्रा एनडीए से टिकट चाहते थे और एनडीए से उन्हें टिकट नहीं मिला, और वैसी स्थिति में जो ये ब्राह्मण बहुल इलाका है बक्सर, वहां पर मिथिलेश तिवारी को आनंद मिश्रा कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, और नतीजे शायद इसी पर निर्भर करेंगे कि इस लड़ाई में जो त्रिकोणीय लड़ाई है मिथिलेश तिवारी बनाम मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं सुधाकर सिंह, इसकी लड़ाई में आनंद मिश्रा कौन सा गुल खिलाते हैं। तो नतीजा 4 तारीख को आएगा, इंतजार कीजिए। 1 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं तमाम जो समीकरण हैं, क्या हालात हैं, किस तरह की लड़ाई है, और नतीजे जब आएंगे तो नतीजे हम आपको दिखाएंगे। और सासाराम की बात कर ले, सासाराम में मीरा कुमार की ये जो सीट रही है, मीरा कुमार यहाँ से जीतकर सांसद बनी और वहाँ पर जो है लोकसभा अध्यक्ष भी बनी दिल्ली में। तो ये मीरा कुमार की सीट है। हालांकि मीरा कुमार के बेटे जो है वो पटना साहिब से लड़ रहे हैं, क्योंकि मीरा कुमार की जो शादी हुई थी, जो उनके पति हैं वो कुशवाहा समाज से आते हैं। वैसी स्थिति में सासाराम जो सुरक्षित सीट है, वैसे में उनके बेटे को मौका वहाँ से नहीं मिल सका। लेकिन यहाँ पर जो है मुकाबला क्या है, यहाँ भी मुकाबला सीधे ही सीधे है। बीजेपी उम्मीदवार सीवेश राम है और उनकी लड़ाई कांग्रेस के मनोज कुमार से है। तो लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी के छेदी पासवान ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार जो है छेदी पासवान का टिकट काट दिया गया, और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट छेदी पासवान ने कांग्रेस की मीरा कुमार को हराया था। तो मीरा कुमार जो कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं, लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, उनको हराया था 2019 में छेदी पासवान ने। छेदी पासवान का हालांकि टिकट काट दिया गया, तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं अंदर खाने में है और इसका खामियाजा आगे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी मुकाबला सीधा सीधी है। सीवेश राम बनाम मनोज कुमार है। सीवेश राम बीजेपी के उम्मीदवार हैं और मनोज कुमार उनके सामने हैं। तो लड़ाई दिलचस्प होगी। और एक दिलचस्प मुकाबला है जिसकी चर्चा आखिरी में करेंगे, काराकाट की। उससे पहले आरा की चर्चा कर लेते हैं। आरा में आरके सिंह का कमल जो है खिलखिला रहा है, खिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आरके सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, और केंद्र में मंत्री के तौर पर उन्होंने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, और जिस तरह का विभाग उन्हें दिया गया, ऊर्जा विभाग, उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, और आरके सिंह ने इस संभावनाओं को पूरा करके दिखाया। यानी मोदी के खास मंत्रियों में शामिल हैं आरके सिंह, और आरके सिंह ने अपने स्तर से आरा का खूब विकास किया है। आरा में जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिला, आरा में लोग बता रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन कुछ सीमित इलाकों तक विकास हुआ। जैसे आरा शहर का विकास हुआ, इसके इर्द गिर्द विकास हुआ, लेकिन ग्रामीण इलाकों का विकास नहीं हुआ। यानी जो विरोधी हैं वो भी मानते हैं कि आरा का विकास हुआ है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था ग्रामीण इलाकों में वो नहीं हो सका है। तो आरके सिंह लीड ले रहे हैं इस मामले में, काम के मामले में। आरा स्टेशन से ही अगर आप उतरेंगे तो आपको विकास दिखने लगेगा, और आरा में जिस तरह से ट्रेनों की भरमार उन्होंने लगा दी, और आरा शहर के अंदर उन्होंने काफ़ी विकास किया। तो आरके सिंह इस मामले में लीड लेते दिख रहे हैं। लेकिन आरके सिंह अब तीसरी बार मैदान में हैं, और 2 बार से वो कमल खिला रहे हैं, और अब तीसरी बार अगर कहा जाए कि हैट्रिक के फिराक में है, हैट्रिक की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन उनके मामले को, अगर उनके मुकाबले को कठिन बना रहे हैं, महागठबंधन के हैं, भाकपा माले उम्मीदवार हैं सुदामा प्रसाद। वो जो उम्मीदवार हैं वो मुकाबले को कठिन बना रहे हैं। आरा अगर देखा जाए तो भाकपा माले के लिहाज से काफ़ी, अगर कहा जाए, उनके समर्थकों का गढ़ रहा है आरा, और इस गढ़ में चुनौती आरके सिंह के लिए भाकपा माले के जो उम्मीदवार हैं सुदामा प्रसाद भी हैं। यहाँ पर भाकपा माले ने जीत भी दर्ज की है पहले के मुकाबलों की अगर बात करें, तो ऐसी स्थिति में मुकाबला इतना आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन आरके सिंह को अपने काम का भरोसा है, लेकिन महागठबंधन को तेजस्वी लालू का साथ है, और उसके अलावा पिछले दिनों जिस तरह से तेजस्वी के साथ राहुल गांधी भी आरा में आए, चुनाव प्रचार किया, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन आरके सिंह लीड पर चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और अब आखिरी में चर्चा करेंगे काराकाट की। जी हाँ, काराकाट की चर्चा तो खूब हो रही है। काराकाट की चर्चा पवन सिंह की वजह से हो रही है। पवन सिंह जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं, आरा से आते हैं,
आरा उनका घर है, टिकट चाहते थे आरा से, लेकिन बीजेपी ने आसनसोल का टिकट थमा दिया उन्हें। टिकट तो उन्होंने लिया लेकिन बाद में अस्वीकार कर दिया पवन सिंह ने, और उसके बाद उन्हें दूसरी बार टिकट नहीं मिल सका। दरअसल उन्हें उम्मीद थी कि शायद आरा या आरा के इर्द गिर्द की सीट से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो पवन सिंह खुद ही मैदान में उतर गए, निर्दलीय मैदान में कूद गए। उसके बाद बीजेपी ने शुरू वक्त में कार्रवाई तो नहीं की, इंतजार किया कि शायद पवन सिंह बैकफुट पर आ जाए और अपना नामांकन वापस ले ले, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया तो बीजेपी ने भी उन्हें निकाल बाहर किया। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह मैदान में हैं और पवन सिंह के सामने उपेंद्र कुशवाहा हैं, दिग्गज नेता हैं, एनडीए कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं और उनके लिए पीएम मोदी ने भी वोट मांगा है और तमाम जो नेता है, बड़े नेता हैं या फिर एनडीए के जो सहयोगी है बिहार के अंदर, वो लगातार उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चाहे चिराग पासवान हो या फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो या फिर जीतन राम मांझी, सभी नेता आ रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। वैसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए जहां प्रचार बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पवन सिंह के लिए फिल्मी स्टार प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, भोजपुरी के जो स्टार है, सुपर स्टार है या फिर छोटे छोटे स्टार हैं, सब मैदान में उतरे हैं, सब मनोज पवन सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। वैसी स्थिति में पवन सिंह से मुकाबला होता दिख रहा है, लेकिन शायद पवन सिंह इस मुकाबले को त्रिकोणीय जरूर बना रहे हैं, पर कितना इफेक्ट होगा इसका ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के सामने भाकपा माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा हैं। लड़ाई तो इन्हीं दोनों के बीच मानी जा रही है, लेकिन पवन सिंह मुकाबले को पूरी तरह दिलचस्प बना रहे हैं, पूरी तरह से त्रिकोणीय बना रहे हैं। और जिस तरह से पवन सिंह का क्रेज मैदान में दिख रहा है, यानी काराकाट के मैदान में, तो मुकाबला किस ओर जाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये समझना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से युवा समर्थक जो हैं वो पवन सिंह के लिए पागल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पीछे पीछे उनके दौड़ लगा रहे हैं, और पवन सिंह की एक झलक के लिए तो सब जो है क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अगर बात करें तो वो फिल्मी पर्दा है, फिल्मी पर्दे के एक्टर हैं, वो सिंगर हैं, वो अपने गानों से, अपने अदाकारी से लोगों को लुभाते रहे हैं। लेकिन ये गाना और ये अदाकारी चुनाव के मैदान में कितना कारगर होगा, वोटों में कितना परिणत होगा, ये तो आखिरी वक्त में ही बताएगा। लेकिन काराकाट का मुकाबला दिलचस्प है, त्रिकोणीय है। उपेंद्र कुशवाहा के सामने राजा राम सिंह कुशवाहा है, महागठबंधन के उम्मीदवार, और पवन सिंह पूरी तरह से मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये सीट है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इन 8 सीटों की हमने जो चर्चा की और बताया कि वहाँ क्या क्या समीकरण है, किस तरह के समीकरण है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब कुछ साफ होता अभी से दिख रहा है। लेकिन आखिरी वक्त में ही पता चलेगा जब नतीजे 4 तारीख को आएंगे। 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो बिहार की 40 सीट का नतीजा पता चल जाएगा, क्या हालात हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या कुछ होगा, वो समीकरण अलग होंगे। लेकिन फिलहाल जो 8 सीट हैं 7वें चरण की, उसकी चर्चा में अगर कहा जाए तो ये जो तमाम सीटें हैं सभी जगहों पर लगभग सीधा सीधा मुकाबला है। लेकिन काराकाट की सीट पर अगर कहें तो मुकाबला त्रिकोणीय है, और बक्सर की सीट पर भी आनंद मिश्रा जो हैं मामले को त्रिकोणीय बनाते नजर आ रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।